Lord Krishna known to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be discussing the elements of new economic policy, which were liberalization, privatization, and globalization. Okay. We have already discussed why did we need a new economic policy in 1991. Okay. So today we shall be discussing what were the elements of this new economic policy. So the first element was liberalization. So what does this mean? So liberalization means freedom of producing units from direct और physical control imposed by the government. मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्ट या फिजिकल कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल फ्री हो गए। लेजीज फेयर एक वर्ड यूज़ होता है, तो लेजीज फेयर से मतलब ये नहीं है कि जैसे चाहो वैसे करो, ठीक है ना। कि कंट्रोल को गवर्नमेंट के पास जो पूरी तरह से कंट्रोल था उसको गवर्नमेंट ने अपने पास से काफ़ी कम कर दिया, काफ़ी हद तक कम कर दिया। बिल्कुल फ्री नहीं किया लेकिन काफ़ी हद तक कम कर दिया, ठीक है ना। डायरेक्ट कंट्रोल ख़त्म कर दिया लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में था। आगे डिस्कस करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि 1991 से पहले क्या था कि 1991 से पहले हमारे यहाँ एक लाइसेंसिंग पॉलिसी होती थी, जिसके अंडर में कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी लेट्स से इंडस्ट्री लगानी है, कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये सारे कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट की काम में बहुत सारी कमियां दिखाई दी, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, करप्शन हुआ। भाई देखो, आपको काम करवाना है, नहीं हो रहा है तो आप क्या करते हो, बैकडोर से काम करवाने की कोशिश करते हो, यानी कि ब्राइब करके काम करवाने की कोशिश करते हो। तो तब रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई, ठीक है, करप्शन बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। अनड्यू डिलेज होने लगे, यानी कि आप जो काम 1 महीने में कर सकते थे, हो सकता है 3 महीने आपको लाइसेंस लेने में ही लग गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनएफिशिएंसी, यानी कि काम जो जल्दी हो सकता था, जो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस, मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी। एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा फालतू खर्च होने लगा, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ फॉलन शार्पली, ठीक है ना। क्यों हुआ कि जो इकोनॉमिक सिस्टम की जो कॉस्ट थी वो बढ़ी हुई थी, जिसका मतलब ये है कि वेस्ट हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे लाइसेंस वाइसेंस लेने के चक्कर में, ठीक है, और एक्चुअल प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, ठीक है। इन सब की वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन को इंक्लूड करना पड़ा, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि लाइसेंसिंग की जगह हम लोगों ने लिबरलाइजेशन को, देखो बेसिकली हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, यानी कि उदारवादी नीति गवर्नमेंट ने अपनाई, अपनी पॉलिसीज़ में काफ़ी कुछ छूट दे दी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों अपनाई है गवर्नमेंट ने, क्योंकि बहुत सारे देशों में देखा था, जैसे कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन जैसे देशों ने इसको अचीव किया था लिबरलाइजेशन के थ्रू, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म हुए, ठीक है। अगर हम बात करें तो बेसिकली 4 या 5 तरह के रिफॉर्म्स थे। पहला था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। सबसे पहले एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि अब आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के जो थी आपकी लिकर, यानी कि शराब, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल, इनको छोड़ के आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको अपने आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि लाइसेंस की ज़रूरत गवर्नमेंट से क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये डेंजरस चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर के पास जो चीज़ें थी, पब्लिक सेक्टर के पास जितनी टाइप की इंडस्ट्रीज़ थी, 17 से उनको 8 पे रिड्यूस किया गया। और आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको दिया गया है, 2 इसमें दी हुई हैं, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़, ठीक है। रेलवेज़ अभी भी गवर्नमेंट पार्शियली चला रही है, लेकिन आने वाले टाइम में हमको पता है कि एटॉमिक एनर्जी छोड़ के गवर्नमेंट कुछ भी अपने पास नहीं रखेगी, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो मतलब अगर हम बात करें कि एक्सप्लोजिव वगैरह जो रहते हैं, जो मतलब एटॉमिक पावर जो है वो सारी गवर्नमेंट के पास रहती है। रीज़न क्या है कि ये किसी भी देश के लिए हानिकारक हो सकता है प्राइवेट सेक्टर को देना, ठीक है। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने 4th चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था
कि एक चीज़ वहाँ पे देखी थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ चीज़ें ऐसे रिज़र्व कर दी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू ही आप बना सकते हो, ठीक है। वो सब अब डी रिज़र्व कर दिया, आप जैसे चाहो आप बनाओ, बड़ी इंडस्ट्री लगा के, छोटी इंडस्ट्री लगा के, और जिस एरिया में चाहो उस एरिया में बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। क्या हुआ, एक पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, यानी कि आप पे एक क्या लगाया था, कोटा। तो कोटा भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। जितना चाहो उतना प्रोड्यूस करो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, यानी कि जितनी मार्केट में डिमांड हो उसके हिसाब से आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। पहले क्या होता था, पहले अगर आपको कोई भी कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन्स वगैरह भी इंपोर्ट करनी है तो गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। अब लेकिन 1991 के बाद गवर्नमेंट ने वो सब ख़त्म कर दिया, ठीक है। आप सीधे सीधे किसी भी कंपनी से, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी हो, नेशनल कंपनी हो, उससे सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो आती हैं बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, फाइनेंशियल सेक्टर, उसको कौन गवर्न करता है हमारे यहाँ, वो करता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि आरबीआई का जो रोल था वो रेगुलेटर से एक फैसिलिटेटर की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी कि आरबीआई का जो रोल था वो रेगुलेटर यानी कि एक शासक की जगह उसको एक फैसिलिटी यानी कि बैंकों को फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है ना, कि कंट्रोल मिनिमम और फैसिलिटीज़ देना मैक्सिमम। पहले क्या था कि फैसिलिटीज़ मिनिमम और कंट्रोल मैक्सिमम, ठीक है, उल्टा कर दिया अब, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, एज अ रेगुलेटर आरबीआई would itself fix interest rate structure for the commercial bank, but as a facilitator the RBI would only facilitate the free play of the market forces and leave it to the commercial bank to decide the interest rate structure। फिर आरबीआई ने क्या किया 1991 के बाद, पहले क्या था, इंटरेस्ट रेट अपने आप फिक्स करता था आरबीआई, लेकिन बाद में आरबीआई ने क्या किया कि आरबीआई ने ये सारा कुछ बैंकों पे छोड़ दिया, आपको जितना इंटरेस्ट देना है आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स। इससे क्या हुआ कि अगर देखिए, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा तो प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं होगा आने में, क्योंकि सब जगह एक जैसा इंटरेस्ट मिलेगा तो लोग क्यों कोई चीज़ खरीदने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे ये हुआ कि अगर जब आरबीआई ने बैंकों के ऊपर छोड़ दिया तो प्राइवेट बैंकों ने भी उसमें इंटरेस्ट लिया, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक उसी के बाद इमर्ज होना शुरू हुए, ठीक है। लिबरलाइजेशन हैज़ ऑल्सो अलाउड एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आए जिन्होंने मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट इंडिया में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई दी इन सब चीज़ों को करने से, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक्स भी आज के टाइम में आपने देखे होंगे, एचएसबीसी वगैरह इंटरनेशनल बैंक्स भी हमारे यहाँ स्टैब्लिश हो गए हैं। किसकी वजह से, ये लिबरलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी की एक मल्टी डायमेंशनल यानी कि कई सारे सेक्टर्स में ग्रोथ दिखाई दी। नेक्स्ट, फिस्कल रिफॉर्म्स। अब फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी क्या होती है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट के खर्चे और आमदनी दोनों चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो होती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना, कि हमारे कितने खर्चे होंगे, ठीक है, और कितने हमारी आमदनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिस्कल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इसमें सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म्स करे, ठीक है ना। टैक्स दो तरह के लगते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो सीधे सीधे जिस पे लगते हैं उसी से ही वसूले जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का होता है तो उसको खुद ही पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि जो लगते किसी और से हैं लेकिन पे कोई और करता है, ठीक है, जैसे कि जीएसटी क्या होता है कि वसूला किससे जाता है, जो कस्टमर होता है, लेकिन पे कौन करता है, दुकानदार, ठीक है ना। तो वो हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हम देखते हैं कि 1991 से जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था बहुत ही उलझा हुआ था,
यानी कि कई तरह के टैक्स होते थे, ठीक है, और मतलब उसमें बहुत सारे चक्कर होते थे टैक्स को समझने में, ठीक है। तो जहाँ भी टैक्स समझने में दिक्कत होगी वहाँ लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि टैक्स में ही फंस जाएंगे। टैक्स मैनेज करने के लिए ही उन्हें बहुत सारे लोगों को रखना पड़ेगा। आज के टाइम पे क्या हुआ है, धीरे धीरे वैट आया, वैट के बाद अब आ गया जीएसटी, ठीक है। तो क्या हुआ, वन नेशन वन टैक्स हो गया। तो एक टैक्स की वजह से बहुत सारे सुधार देखने को मिले और लोगों ने इन्वेस्ट करना यहाँ पे चालू किया, ठीक है। अगर हम बात करें कि जीएसटी से क्या हुआ, जीएसटी से एक टैक्स स्ट्रक्चर जो था वो पूरा चेंज हो गया इंडिया का, ठीक है ना, और एडिशनल टैक्स रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू था वो ज़्यादा हो गया है आज के टाइम पे इंडिया का, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। अगर हम बात करें कि 1991 से पहले हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था काफ़ी कम हो गया था, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, रुपए की वैल्यू को डीवैल्यूएट कर दिया, यानी कि रुपए की वैल्यू को गिरा दिया, ठीक है। अब देखिए रुपए की वैल्यू को गिराने से क्या मतलब होता है कि $1 में अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे मान लीजिए 70 रुपये या 75 रुपये होता है, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर देती है, मान लीजिए उसको 80 रुपये पे ले जाती है, तो जहाँ $1 में कोई चीज़ 75 रुपये वाली ख़रीद पा रही थी, कोई दूसरे देश के मान लीजिए कोई यूएस का कोई पर्सन था जो $1 में कोई चीज़ 75 रुपये वाली ख़रीद सकता था, अब 80 रुपये वाली ख़रीद सकता है। तो क्या हुआ, बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा चांस बना ना यहाँ पे आके इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे जो हमारी करेंसी को था गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएट कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इससे क्या हुआ कि लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पे आने लगे, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, फॉरेन करेंसी की सप्लाई जो थी वो इंडियन इकॉनमी में क्या हुआ, एक्सपोर्ट के ज़रिए, यानी कि लोगों को सस्ता माल मिलेगा तो यहाँ से खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट होगा, तो एक्सपोर्ट के ज़रिए इंडिया के पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आने लगी, ठीक है ना। डीवैल्यूएशन मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, followed by the devaluation in 1991, the exchange value of Indian rupee in the international money market was left to the free play of market forces. उसके बाद क्या किया गया 1991 के बाद का कि डिमांड और सप्लाई पे, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिसाइड करेगा कि हमारे रुपए की वैल्यू क्या रहेगी मार्केट में, यानी कि मार्केट के फ्री प्ले पे, डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिया गया क्या रुपए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी बहुत सारा कुछ चेंज हुआ, ठीक है ना। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंसिडरेबली मॉडरेट रादर देन विड्रॉल फ्रॉम मैनी टाइम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी कि काफ़ी सारे जो टैरिफ्स थे उनको कम कर दिया गया, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं हटाया गया लेकिन काफ़ी कम कर दिया गया। जो एक्सपोर्ट टैक्स या इम्पोर्ट टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी वगैरह होती थी, उनको काफ़ी कम कर दिया गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नाउ देयर इज़ अ पॉलिसी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशियली तो अपनी इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को 1990 तक प्रोटेक्ट कर लिया कि भाई आप नए हो, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसके बाद फिर आपको फ्री छोड़ दिया कि भाई अगर आप अच्छे हो तो आप सर्वाइव कर पाओगे, अब आपको इंटरनेशनल मार्केट से भी compete करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट कंपटीशन हैज़ रिप्लेस्ड द पॉलिसी ऑफ कोटाज एंड टैरिफ्स। एफिशिएंसी इज़ द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ, नॉट सिंपली एक्सपेंशन। यानी कि अगर हम बात करें कि जो आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे अगर आप एफिशिएंट हो तभी आप एक्सपेंड कर पाओगे, यानी कि आगे बढ़ पाओगे, वरना बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि इसके फीचर्स क्या क्या थे ट्रेड पॉलिसी के आफ्टर लिबरलाइजेशन, तो इम्पोर्ट कोटाज हैव बीन अबॉलिश्ड, यानी कि कोटा बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए कि अब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 10,000 यूनिट ही इंडिया में भेज सकते हो, 20,000 यूनिट ही इंडिया में भेज सकते हो, अब जितने चाहो उतने यूनिट भेजो, ठीक है। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग हैज़ बीन अबॉलिश्ड, यानी कि इंपोर्ट पे जो लाइसेंस लगता था, ठीक है ना, कुछ चीज़ों को छोड़ के जो कि देश के लिए ख़तरनाक हो सकती है, उनको छोड़ के
बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। क्या? इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। देयर इज़ अ मॉडरेशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी टू एनहेंस कंपेटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको भी कम किया गया। ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी हैव बीन विड्रॉन टू एनहेंस कंपेटिटिवनेस ऑफ द इंडियन गुड्स टू द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या किया गया, बहुत कम कर दी गई या ख़त्म ही कर दी गई। ठीक है, ताकि हमारे गुड्स सस्ते पहुँचें और मार्केट में और ज़्यादा बिकने लगें। ठीक है। Briefly, trade policy after liberalization is to facilitate integration of the Indian market with the global market with a view of achieving growth through competition rather than protection. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटेक्शन की जगह फिर गवर्नमेंट ने कंपटीशन की पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट। ठीक है, कि अब आपको फ्री छोड़ दिया गया कि लोगों के साथ कंपटीशन करो, अगर आप फिट हो गए तो आप सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में।